नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा स्थापित किए गए नए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ ग्रुप के बारे में। और इस ग्रुप में नेपाल को शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। आप सभी जानते हो कि नेपाल में इस समय अस्थिरता बनी हुई है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। और नेपाल में अभी आज ही का शायद आपका न्यूज़ है कि वहाँ पे जो सीएम थे उनका घर जला दिया गया है इसी मांग के तौर पर। तो वहाँ पर उपद्रव की स्थिति बनी हुई है। जब चाइना ने अपने इस ग्रुप को इनॉग्रेट किया था पूरी दुनिया के सामने, तब नेपाल की एक नेता वहां पर पार्टिसिपेट करने गई थी। लेकिन तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि नेपाल इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। अगर नेपाल इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इंडिया की ये बहुत बड़ी हार हो जाएगी इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो, और इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हो जाने वाले हैं इसको लेकर के, और क्यों काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है नेपाल के ऊपर इसको ज्वाइन करने का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो चर्चा है वो की जाएगी यहाँ पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है। राइट, आगे आ जाते हैं। चीन का नेपाल पर नए मध्यस्थता निकाय में शामिल होने का दबाव। पाकिस्तान ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं ऑलरेडी, और ड्रैगन की भारत को घेरने की चाल यहाँ पर समझ में आ रही है कि क्यों वो नेपाल से कह रहा है कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। सो चीन ने नेपाल से हाल ही में जो गठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन है जिसको IOMED कहा जा रहा है, इसका हिस्सा बनने के लिए कहा है। नेपाल को इसमें शामिल करते हुए चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो इससे होगा क्या कि अगर IOMED में नेपाल शामिल हो जाता है तो दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी कि भारत का प्रभाव कम होता हुआ और भारत को घेरता हुआ आपको चाइना दिखाई देगा। और इसीलिए चाइना ये काम कर भी रहा है। पाकिस्तान ने हालिया वर्षों में चीन ने गहरी बैठ बनाई है। ये हमें पता है कि पाकिस्तान में चीन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है, और खुले तौर पर किसी भी तरीके की गतिविधि पाकिस्तान करे चाइना सपोर्ट करेगा। बीजिंग इसे आगे बढ़ाते हुए दूसरे पड़ोसी देशों में भी अपनी मजबूती उपस्थिति चाहता है। और बीजिंग क्या कर रहा है कि इसको पाकिस्तान से बढ़ा के नेपाल तक शिफ्ट करना चाहता है। ठीक है, इसमें एक तरफ चीन का दक्षिण एशिया में राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी और दूसरी ओर भारत अपने क्षेत्र में अकेला पड़ जाएगा। और ये सभी को पता है कि नेपाल जैसे देशों तक अगर चाइना पहुंच गया तो भारत की विदेश नीति तार तार हो जाएगी। फिर तो पता ही नहीं चलेगा भारत ने आखिर किया क्या इतने सालों में। और ये हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारी विदेश नीति कैसे है, दोनों ही यहाँ पर खतरे में आते हुए दिखाई देंगी। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपकी क्या राय इस बिंदु पर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। ठीक है, ऐसे में चीन का ये नया कदम भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है, नॉट हो नहीं सकता है, एक्चुअली है। इंडिया को सोचना पड़ेगा दोबारा इसके बारे में। IOMED संगठन के बारे में जानते हैं तो फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक IOMED को आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को हांगकांग में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इन्होंने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है कि बहुपक्षीय इसमें संवाद होंगे, ये न्याय देंगे। अब इंटरनेशनली कोई मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो वो मुद्दा चाइना सॉल्व करके देगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये गार्जियन बनना चाहते हैं देशों के, इंटरनेशनल गार्जियन बनना चाहते हैं। सिंपल सी बात ये है, यही टर्म हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, संघर्ष समाधान तंत्र के जरिए चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना, इसलिए इसको यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है कि ये छोटे छोटे देशों के गार्जियन है। एक तरफ हम देखते थे अभी तक UN में मुद्दा जाता था, अब मुद्दा IOMED में जाकर के सॉल्व होगा जाकर के सिंपली। और ये अमेरिका के जस्ट बराबर में आकर के अपने आप को खड़े करने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीन विदेशी मंत्री हैं वांग यी, इन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से जल्द IOMED में शामिल होने का आग्रह किया था। अच्छा, जो देउबा हैं वो इस लॉन्च समारोह में गई भी थी, लेकिन नेपाल ने अभी तक इस संगठन में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं करी है और ना ही अभी तक ऐसा कोई मजबूत संकेत दिया है। लेकिन कब तक ये बचता रहेगा? मुझे तो लगता है कि शायद जल्द ही न्यूज़ आने वाली है कि भैया नेपाल शामिल हो गया। इससे पहले भारत को अपना कुछ जो संबंध है उनके बारे में देखना होगा। पाकिस्तान बना IOMED का हिस्सा। पाकिस्तान ने जिस दिन ये ओपन हुआ था उसी दिन इस पे साइन कर दिया था। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने खुद इसके हस्ताक्षर समारोह में भाग लिए थे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि IOMED के लॉन्च कार्यक्रम में 33 देशों ने कन्वेंशन पर हिस्सा किया है और फाइनली 33 कंट्रीज इज द पार्ट ऑफ ऑफिशियली द पार्ट ऑफ IOMED
आपका संगठन, ठीक है। 33 देश इसमें हो जाते हैं और फाइनली ये 33 देशों का गार्जियन बन चुका है। यानी कि जितने भी हमारे छोटे छोटे, हमने क्वाड बनाया, हमने स्क्वाड बनाया, हमारा आसियान हो जाता है, शार्क हो जाता है, इन सब की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी कि तुम ये छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हो, उसमें शामिल हो, मुझे टैकल करने के लिए मैंने एक बड़ा ग्रुप बना दिया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हम सॉल्व करेंगे। यूएन कर नहीं पा रहा है, अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। अमेरिका इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है क्योंकि अमेरिका फर्स्ट नीसी है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं, दैट्स ट्रू कि वो पागल हो गए। उनको दिख नहीं रहा है कि इंटरनेशनली वो अपनी स्थिति को किस तरीके से खराब कर रहे हैं और चाइना उसका कैसे फायदा उठा रहा है। और एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि चाइना ने किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म को सेट कर दिया है, ठीक है। आगे आते हैं। इसमें वे नए निकाय के संस्थापक सदस्य बन गए हैं। हालांकि सदस्य देशों की सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। पाकिस्तान के बारे में पता है, बाकी 33 में से कौन कौन से देश शामिल हैं ये हमें नहीं पता है। चीन ने नेपाल को IOMED में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि दोनों देश पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण पड़ोसी रहे हैं। ऑफ कोर्स आप तो हमारे पड़ोसियों को अपना मित्र बनाते ही हैं, ठीक है। चीन हमेशा ही नेपाल को अपना पड़ोसी कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है। रीजन इज दैट इंडिया का नेपाल के साथ संबंध होना, और इसलिए हमेशा नेपाल को वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखता है चाइना। नेपाल विदेश मंत्री देवबा ने IOMED के सफल हस्ताक्षर समारोह पर चीन को बधाई देते हुए कहा कि IOMED मुख्यालय हांगकांग का होना एक आदर्श विकल्प है और इसकी सफलता की कामना की जा रही है। क्या इस नए निकाय का मकसद, देखो जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि इस नए निकाय के जरिए चीन पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ मिलकर के सभी देशों के विवाद निपटाने के लिए स्वैच्छिक कुशल नए विकल्प प्रदान करेगा। अब पाकिस्तान का विवाद क्या है, पहले ये ढूंढो, क्या पाकिस्तान के विवाद हैं, किस देश के साथ हैं? भारत के साथ है। विवाद क्या है? POK हो जाता है। अब पाकिस्तान अपने विवादों को सुलझाने के लिए कहाँ जाएगा? चाइना के पास। इंडिया इंटरेस्ट दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो क्या इससे कुछ भी आउटकम निकला? नहीं निकला, अगर चाइना वहां पे इन्वॉल्व है तो, राइट। चलो, इसमें ग्लोबल साउथ में शांति, स्थिरता और निष्पक्षता तथा न्याय बनाए रखने के लिए एक नया मंच मिलेगा। चीन का मानना है कि IOMED ग्लोबल साउथ में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है। चीन का नेपाल को इस निकाय में बुलाने का मकसद दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यह संगठन बहुपक्षीय संवाद और संघर्ष समाधान तंत्र के माध्यम से चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? क्या ये जो संगठन इन्होंने बनाया है वाकई आगे तक वर्क करेगा? तो ये इसके सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि कितने सदस्य देश इसको सपोर्ट करेंगे, कितने सदस्य देशों की क्या स्थिति रहने वाली है, वो बताएगा कि ये सफल होगा या नहीं सफल होगा। भारत की चिंता इससे जरूर बढ़ेगी। चीन का एक कदम भारत के लिए चुनौती हो सकता है। चीन के दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव को लेकर के भारत में पहले ही चिंता बढ़ रही है। IOMED की स्थापना इस क्षेत्र में चीन की स्थिति और मजबूत कर सकता है और ऐसे में भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए नए स्तर से चीजों को स्थापित करना चाहिए। अभी कितना कामयाब होता है ये देखना बाकी है, क्योंकि इसकी सफलता इसके सदस्य देशों पर निर्भर करती है और उसके सहयोग पर निर्भर करती है। हालांकि ये संगठन विवादों को हल करने और शांति बनाए रखने में सफल होता है तो ये वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऑफ कोर्स। हालांकि अभी इसे विश्वसनीयता और प्रभावशीलता है उसको साबित करना पड़ेगा कि आपने ये जो संगठन बनाया है ये वाकई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये अपनी चीजों को साबित नहीं कर पाए तो ये संगठन कुछ दिन में समाप्त। अगर इसने साबित कर दिया तो वैश्विक स्तर पर एक नया एक पावर सेट होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल वही डॉली चाय वाला स्टाइल। हाँ बिल्कुल, चाइना को थोड़ा सा ऐसे कंपेयर कर लेना चाहिए। भाई साहब क्या चाइना वर्क कर रहा है, मतलब चाइना से मैं पर्सनली बहुत प्रभावित होती हूँ। मैं एंटी इंडियन नहीं हूँ मैं, लेकिन चाइना की पॉलिसीज और चाइना की जो दूरदृष्टि जो चीज़ें जिस तरीके से वो करता है दैट इज़ कमेंडेबल। इंडिया को वाकई सीखने की ज़रूरत है, अभी वाकई बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, ISGS फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस लाइव एंड ऑनलाइन में आपको 60% ऑफ मिल रहा है। 2 से 6 जून तक ये ऑफर रहने वाला है। इसके तहत इन फीस पर आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आगे यही सेम आपका PCS फाउंडेशन कोर्सेज के लिए है। 2 से 6 तारीख तक मात्र आपको मोर देन 75% तक के ऑफ मिलने वाले हैं RAS, MPPSC, BPSC एंड UPPCS कोर्सेज में। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।